तो दोस्तों आज हो गया 7 अगस्त 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए हैं। सिर्फ आप पिछली फाफड़ खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फाफड़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दाहिना हाथ माने जाने वाले आरसीपी सिंह ने भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद शनिवार को जेडीयू की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। सरकारी कर्मचारी से केंद्र मंत्री तक का सफर तय कर चुके आरसीपी सिंह ने इस्तीफा देते हुए कहा है कि मेरे खिलाफ ये सभी आरोप कुछ लोगों द्वारा एक साजिश के तहत लगाए गए हैं जो मेरी बढ़ती लोकप्रियता से डरते हैं। इस दौरान उन्होंने जेडीयू को डूबता हुआ जहाज करार देते हुए कहा है कि जेडीयू में अब क्या रखा है। इसके साथ ही आरसीपी सिंह ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाने का भी संकेत दिए हैं। अपनी ही पार्टी पर ताजा कटाक्ष करने में मशहूर भाजपा सांसद वरुण गांधी ने इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विपक्ष को फ्री की रेवड़ी वाले तंज का जवाब दिया है। आपको बता दें कि पीलीभीत के सांसद ने ट्वीट किया है कि जो सदन गरीब को 5 किलो राशन दिए जाने पर धन्यवाद की आकांक्षा रखता है, वही सदन बताता है कि 5 वर्षों में भ्रष्ट धन पशुओं का 10 लाख करोड़ रुपए तक का लोन माफ हुआ है। आखिर सरकारी खजाने पर पहला हक किसका है, ये सवाल वरुण गांधी ने किया है। कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर बीते रोज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लगाए गए आरोपों पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि यह सरकार राम के नाम पर रावण की पूजा करती रही है, उनके शासन में लोग पीड़ित है। आपको बता दें कि अमित शाह ने कहा था कि जिस दिन कांग्रेसियों ने काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया उसी दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर का शिलान्यास किया था। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ देश के नए उपराष्ट्रपति होंगे। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी और विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराया। आपको बता दें कि धनखड़ को 528 वोट मिले, इसमें से 15 वोट अमान्य रहे। वहीं अल्वा को कुल 182 वोट मिले। इस तरह धनखड़ ने विपक्ष के उम्मीदवार को 346 मतों के अंतर से हराया। कृषि कानून क्रूर थे तो अग्निपथ योजना विनाशकारी है। संयुक्त किसान मोर्चा रविवार से शुरू करेगा राष्ट्रव्यापी मुहिम। जी आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने सेना में भर्ती संबंधी केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ रविवार से एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करेगा। ये मुहिम रिटायर्ड सैन्य कर्मियों के यूनाइटेड फ्रंट और अलग अलग युवा संगठनों के सहयोग से शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने शनिवार को कहा है कि इस मुहिम के तहत पहला कदम उठाते हुए 7 अगस्त से 14 अगस्त तक जय जवान जय किसान सम्मेलन आयोजित की जाएगी। बिहार में रविवार को महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ महागठबंधन का धरना प्रदर्शन पटना में तेजस्वी यादव करेंगे शुरुआत। जी आपको बता दें कि आरजेडी महागठबंधन का रविवार को पूरे बिहार में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ प्रतिरोध मार्च होगा। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पटना में ये मार्च निकलेगा। इसी के साथ आपको बता दें कि पटना में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सगुना मोड़ से बेली रोड होते हुए पटना जिला मुख्यालय तक प्रतिरोध मार्च होगा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर के विधायक आजम खां के फेफड़ों में संक्रमण मिला है। जानकारी के मुताबिक क्रिटिकल केयर के डॉक्टरों की टीम ने आजम खां के फेफड़ों में संक्रमण मिलने की पुष्टि होने के बाद उनका इलाज शुरू कर दिया है। फिलहाल आजम खां को आईसीयू में रखा गया है। डॉक्टरों के मुताबिक शनिवार को उनकी तबीयत में पहले से सुधार है। आपको बता दें कि बुधवार को सांस लेने में तकलीफ होने पर परिजनों ने आजम खां को मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के तिरंगा की आड़ में दंगा वाले बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने पलटवार किया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि तिरंगा फहराने के अभियान से उन्हीं लोगों को तकलीफ हो रही है जिनकी सरकार में हर दिन दंगा हुआ करता था। उन्होंने कहा है कि पूर्व सीएम अखिलेश यादव को अपनी सरकार का कार्यकाल याद आ रहा होगा। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मानसून सत्र के दौरान एक प्राइवेट बिल पेश किया है। देश के अलग अलग चुनाव से जुड़े इस बिल में इलेक्शन लड़ने की उम्र को कम करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने बिल में कहा है कि सांसद बनने की उम्र 25 साल से घटाकर 20 साल करनी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने इसकी जानकारी देते हुए खुद ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा है कि देश की 53% आबादी 25 साल से कम उम्र की है, बावजूद इसके उनको राजनीतिक सिस्टम से बाहर रखा गया है। राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी ने एक बार फिर डराना शुरू कर दिया है। दिल्ली में शुक्रवार को जहां संक्रमण के 2400 से अधिक नए मामले सामने आए, वहीं 2 मरीजों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि दिल्ली में अब पॉजिटिविटी रेट करीब 13% पर आ गया है और कोरोना के एक्टिव केस भी बढ़कर 7000 के पास पहुंच गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन के मौके पर ऐलान किया है कि 2 दिन तक महिलाएं यूपी परिवहन निगम के बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी।
महिलाओं को मुफ्त बस की सुविधा 10 अगस्त रात 12 बजे से 12 अगस्त रात 12 बजे तक यूपी रोडवेज की सभी तरह की बसों में मिलेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा है कि नाजी हिटलर भी चुनाव जीतते थे क्योंकि जर्मनी के सभी संस्थानों पर उनका नियंत्रण था। उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें पूरी संस्था का प्रभार दिया जाता है तो वो दिखाएंगे कि चुनाव कैसे जीते जाते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने देश में मूल्य वृद्धि और महंगाई के खिलाफ देशव्यापी विरोध में भाग लेने और बाद में हिरासत में लिए जाने से पहले एआईसीसी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि भारत में लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में गिरफ्तार अर्पिता मुखर्जी की वकील ने शुक्रवार को दावा किया है कि उनके मुवक्किल को जान का खतरा है। हम उसके लिए एक डिवीजन 1 कैदी श्रेणी चाहते हैं। उनके भोजन और पानी की पहले जांच की जानी चाहिए और फिर दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले ईडी के अधिकारियों ने भी माना कि अर्पिता मुखर्जी की जान को खतरा हो सकता है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की है। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो जो 4 दिवसीय दिल्ली दौरे पर है, पीएम मोदी के साथ अपने राज्य के लिए जीएसटी बकाया जैसे मुद्दों पर चर्चा की। आपको बता दें कि ममता बनर्जी की पीएम मोदी से मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब ईडी ने ममता सरकार में रहे कद्दावर नेता और टीएमसी के वरिष्ठ नेता पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को ऐलान किया है कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर इस बार हम सब मिलकर तिरंगा फहराएंगे और राष्ट्रगान गाएंगे। दिल्ली सरकार स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए राजधानी में 100 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित करेगी। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में बड़े स्तर पर तिरंगा बांटे जाएंगे। इसके लिए दिल्ली सरकार ने 25 लाख तिरंगे खरीदे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तर्ज पर अखिलेश यादव भी अब यूपी में जाति आधारित जनगणना करवाने का मन बना चुके हैं। अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि यूपी में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो वो राज्य में जाति जनगणना करवाएंगे। आपको बता दें कि पिछले महीने समाजवादी पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत करते हुए अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती देते हुए कहा था कि अगर योगी सरकार को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बतानी है तो उसे जातीय जनगणना करवानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने शुक्रवार को लोकसभा में दावा किया कि झारखंड में 1800 स्कूलों में रविवार की बजाय शुक्रवार को छुट्टी हो रही है, जो इसका प्रमाण है कि देश इस्लामीकरण की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने सदन में शून्यकाल के दौरान ये विषय उठाते हुए कहा कि इस मामले की जांच एनआईए से कराया जाए ताकि कड़ा संदेश दिया जा सके। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर सियासत गरमाई हुई है। पक्ष और विपक्ष आपस में भिड़े हुए हैं। वहीं इस पूरे मामले में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जुलाई 1947 में आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने एक आर्टिकल में कहा था कि हम डिमांड करते हैं कि तिरंगा हमारा नेशनल फ्लैग ना हो बल्कि भगवा फ्लैग हो। साथ ही उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजर ने ही अगस्त 1947 में अपने इश्यू में कहा कि तिरंगे के 3 रंग अशुभ हैं और इससे साइकोलॉजिकल असर पड़ता है। हम पीएम नरेंद्र मोदी और आरएसएस से पूछना चाहते हैं कि वो क्या इससे सहमत हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत की मुश्किलें गुरुवार को भी कम नहीं हुई। कोर्ट ने ईडी की हिरासत को 8 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। खास बात है कि कोर्ट में पेशी के दौरान संजय राउत ने हिरासत के दौरान रखे जाने के तरीके पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कोर्ट में बगैर खिड़की वाले कमरे में रखे जाने की बात कही है। इस पर कोर्ट ने भी एजेंसी से सवाल किया है। आपको बता दें कि संजय राउत ने कोर्ट से कहा कि उन्हें बगैर खिड़की वाले कमरे में रखा गया है। इस पर कोर्ट ने ईडी से स्पष्टीकरण मांगा है।